हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स यूनिक कोचिंग चैनल। फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सर्वेइंग का टॉपिक है, मैंने आपको कहा था कि चैन सर्वेइंग हमारा एंड हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में उससे मोस्ट एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे चैन सर्वेइंग के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कुछ चैन सर्वेइंग के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास फ्रेंड्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वेइंग इज़ टू। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बताना है आपको कि चैन सर्वे और क्रॉस स्टाफ सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आप जानते हो चैन किसी भी एरिया के चैनिंग के लिए लीनियर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और क्रॉस स्टाफ किसी भी फिगर को प्लॉट करने पर एरिया को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन है हमारा, लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया। एक एरिया की बाउंड्री को लोकेट करने के लिए, दिखाने के लिए बिल्कुल सही है, क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं। प्लॉट द फिगर टू ए स्केल, एक स्केल पर फिगर को प्लॉट करने के लिए बिल्कुल सही है, चैन का प्रयोग करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट के एरिया को फाइंड करने के लिए बिल्कुल सही है, क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं। फाइंड द रिड्यूस लेवल, देखो रिड्यूस लेवल का तो यहाँ पे कोई मीनिंग बैठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेवल तो लेवलिंग वर्क जब हमारा स्टार्ट होगा वहाँ पर आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है, ये तो नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जिसमें आ रहा होगा वही हमारा आंसर नहीं होने का। फोर्थ यहाँ पर भी है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, फोर्थ यहाँ पर भी है ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, बच गई हैं। अभी हमने पढ़ा कि हैं तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेट राइट एंगल। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट राइट एंगल को सेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका साइट स्क्वायर। साइट स्क्वायर जो होता है ये राइट एंगल को सेट करने के लिए यूज़ नहीं करते हम। क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर ये सब भी यूज़ करते हैं, साइट स्क्वायर का यूज़ नहीं करते फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चंस हमारा यहाँ पर, चैन सर्वेइंग यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। चैन सर्वेइंग जो है ये किस प्रिंसिपल का यूज़ करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको कल के लेक्चर में एक नोट्स में आपको बताया था कि जो चैन सर्वेइंग होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो यानी कि ट्रायंगुलेशन के प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, इन हाउ मैनी वेज कैन रेंजिंग बी कैरिड आउट। ये कह रहा है कि कितनी दिशा में हम रेंजिंग को कर सकते हैं, कितनी दिशा में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स उसको टू मेथड से कर सकते हैं। एक डायरेक्ट रेंजिंग होता है आपके पास और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होता है। ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब आप ये कह रहे हैं कि यार ये तो हमारे पास एक रैंडम लाइन भी था। दोस्तों, वो रैंडम लाइन इनडायरेक्ट में ही आ जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ हम तब करते थे जब किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमारी विजिबिलिटी ख़राब होती है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। तो इनडायरेक्ट में हमने जो रेसिप्रोकल लिखा था वो भी हमें हिल्स के कारण जब 2 पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे थे तब हम यूज़ कर रहे थे। फिर रैंडम लाइन भी जो फॉरेस्ट ट्री के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहे थे तब हम यूज़ कर रहे थे। दोनों ये इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये 2। तो याद रखोगे, रेंजिंग 2 दिशाओं में की जाती है, ना कि 3। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट रेंजिंग को हम यूज़ करने के लिए लाइन रेंजर का यूज़ करते हैं। लाइन रेंजर बोल सकते हैं या इसको नेक्ड आई, मतलब डायरेक्ट देख लेने से। ठीक है, और इनडायरेक्ट रेंजिंग व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आर नॉट विजिबल। यही तो बताया था ना कि जब पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट हमें दिखाई ना दे रहे हों तब हम क्या काम करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द डाउन हिल एंड ऑफ ए 30 मीटर टेप
एक टेप का जो डाउन हिल एंड है, नीचे का जो सिरा है वो 30 मीटर टेप इज हेल्ड 90 सेंटीमीटर टू लो। ठीक है, एक 30 मीटर से एक हिल का एंड 90 सेंटीमीटर लो है, कम है। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड। तो ये कह रहा है कि कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर की जा सकती है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपका स्लोप करेक्शंस जो आप लोगों को पढ़ाया गया था वहाँ से रिलेटेड है। स्लोप करेक्शन में आप देखते हो कि हमने इस टाइप से डायग्राम पढ़ा था, एक ये, ठीक है, ये, ठीक है। हमारे पास कोई 30 मीटर की टेप है, 30 मीटर की कोई टेप है और इसका ये जो एज है ये 90 सेंटीमीटर डाउन में है, 90 सेंटीमीटर डाउन में है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र की जा सकती है, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था कि स्लोप करेक्शन इक्वल होता है h²/2l के। ठीक है, अब h आपके पास ये 90 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.90 मीटर आ गया और 2l 2 × 30 हमने ये निकाला। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये स्लोप। ठीक है, ये स्लोप आया है, ये वाला हिस्सा हमारे पास आया है, बट हमें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको मेज़र करने के लिए हम 30 मीटर चैन का ही तो यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 30 मीटर चैन में से आप इस पोर्शन को अगर माइनस कर दोगे तो ये हिस्सा आ जाएगा, उठे हुए हिस्से को घटा दो तो चैन नीचे आ जाएगी। तो वो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 30 मीटर में जो भी एरर आया है, जो भी आपने संशोधन किया उसको माइनस कर दिया तो आपके पास ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच जाएगी। क्लियर बात समझ में आई। तो फ्रेंड्स बात ये है कि ये जो आपने यहाँ से कितना ऊपर उठा हुआ है इसी को अगर आप निकाल कर इसी में से माइनस कर दोगे तो ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। क्लियर। या ये कह दो कि 30 मीटर टेप पर ही तो आप करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं ना स्लोप का, तो करेक्शन कितना अप्लाई कर रहे हो उसको उसमें से निकाल दो। इसने लो कहा है तो हमने निकाल दिया। ठीक है, लो कह रहा है तो माइनस कर देते हैं, आप कहता है तो जोड़ देते थे। समझ गए फ्रेंड्स, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि डिस्टेंस अलोंग द स्लोप ऑफ एनी पॉइंट्स। ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट्स के अलोंग, किसी भी पॉइंट्स के स्लोप के अलोंग यानी कि स्लोप की दिशा में जो डिस्टेंस है वो 4 to 8 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी पॉइंट के स्लोप के अलोंग जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 to 8 मीटर है। ये कह रहा है इफ़ एंगल ऑफ स्लोप, यदि स्लोप का एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच आपका है 8 डिग्री, तो देन फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, इसने दोबारा सुन लो, इसने किसी भी पॉइंट के स्लोप के अलोंग आपको डिस्टेंस दे रखी है 428 मीटर और 2 पॉइंट्स के बीच का आपको एंगल दे रखा है 8 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है। फ्रेंड आपको याद हो, आपको डायरेक्टली मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली बताई थी कि ये डायरेक्ट होती है L cos थीटा या L cos अल्फा, आपको लिखवाया था, होता है ना फ्रेंड। तो हमारे पास देखो इस बार यहाँ पर थीटा गिवन है, ठीक है, 80 डिग्री दे रखा है, तो और हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है। तो देखिए फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका L cos थीटा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि cos 8 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0.99 होती है, अपने माइंड में बिठा लीजिए। 0.99 cos 8 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपके पास L भी है और 8 डिग्री भी है। आप वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया। कभी भी आपको एंगल दे रखा हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा हो और कुछ डिस्टेंस भी दे रखी हो, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखो, L cos थीटा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे h²/2l। दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी टाइप से है, देखना। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास कि विच ऑफ द स्लोप करेक्शन, ये कह रहा है कि विच ऑफ द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग ए ग्रेडियंट एट ए ग्रेडियंट ऑफ 1/20। ये कह रहा है कि 1/20 ढाल के लिए 30 मीटर की दूरी के अलोंग स्लोप करेक्शन कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो डायरेक्टली पूछ रहा है फ्रेंड स्लोप करेक्शन कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको हम 2 मेथड के थ्रू सोल्व कर सकते हैं।
फॉर्मूला तो यही लगना है h² / 2l, बट हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर h डायरेक्टली नहीं होता, हमें यहाँ पर h को फाइंड करना होता है। तो देखो ये जो फ्रेंड लिखा हुआ है 1/20, इसका मतलब होता है इसमें एक हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 हॉरिजॉन्टल बराबर एक वर्टिकल, यही तो है। दोनों अनुप्रेशों में जो लिखे हुए हैं एक दूसरे के इक्वल रख के तो रखते हैं, RF मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 20 हॉरिजॉन्टल है वो एक वर्टिकल के बराबर है। क्लियर, ठीक है। अब 20 हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल के बराबर है और उसने आपको कितना दिया है, उसने आपको दिया है 30 मीटर के लिए। तो 30 कितने के लिए होगा ये देखो, तो 20 हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल के बराबर 30 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 सेम आ गया, 1 यहाँ पर सेम आ गया, 20 अपॉन में चला गया। तो जिसके लिए आप निकाल रहे हैं उसको हम गुना में रखते हैं, जिसके लिए निकालते हैं वो मल्टीप्लाई में जाता है, बाकी ये सेम रह जाता है। आपने यहाँ से निकाला ये। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो ये यहाँ से निकल के आएगा इसी को हम h बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, h होगा जो यहाँ से निकल के आएगा। क्लियर, ऐसे याद रखना। अब h तुम्हारे पास आ गया तो आप स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस आंसर आ जाएगा। या आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, देखिएगा ध्यान से, वही डायग्राम है सेम। h मिल गया, लंबाई आपके पास है 30 मीटर, इसने 1/20 का रेशो दिया है, 20 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। ये इसका मतलब जब भी आपको इनमें लिख के दे, जब भी आपको ये यहाँ पर इनमें लिख के दे तो समझ आना 20 हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल, ऐसे पढ़ते हैं इसको, 20 हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल है, ये मतलब होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो वो देखो, तो 20 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है फ्रेंड्स, 20 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। h इक्वल होता है 1 अपॉन हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 30, जो मतलब कि L आपको दे रखा है। और 1 अपॉन फॉर्मूला होता है ये, एक याद रखोगे, 1 अपॉन रूट में हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 30 इक्वल 1.50 मीटर। तो यहाँ से ये आपका h हो जाएगा, और h जहाँ आपके पास आया तो आप फिर इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए स्लोप करेक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन, टू प्लेन का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ऑफ टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। आपको बताया था थ्योरी में कि इस ऑप्टिकल स्क्वायर में दो मिरर होते हैं जो कि 45 डिग्री के एंगल पर जुड़े रहते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर जुड़े रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, इन्हीं में से कौन सा एंगल हम सेट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के द्वारा हम कौन सा एंगल बना सकते हैं, तो हम 45 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं और 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ये तो डायरेक्टली आपके नोट से क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपको डायरेक्ट में लिखवा रखा है, द परमिजिबल एरर इन चैनिंग फॉर मेजरमेंट विद चैन ऑन रफ या हिली ग्राउंड। ये कह रहा है परमिजिबल एरर बताना है चैनिंग में कितना होता है जब आप चैनिंग कार्य किसी रफ या हिल एरिया में कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली बता रखा है हिल एरिया में या रफ एरिया में करते हैं तो 1/250 का हम वहाँ पर एरर का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्ट बताया था आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्ट बताया गया था। और ये भी बताया था कि जो अगर साधारण वर्क कर रहे हो, ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हो, तो इसमें 1/1000 का यूज़ करते हैं। ये आपका जो एरर है फ्रेंड, ये ऑर्डिनरी वर्क के लिए है, ऑर्डिनरी वर्क, ऑर्डिनरी चैन सर्वे अगर आप करते हो तो वहाँ हम ये यूज़ करते हैं, और हिल के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये आपका हिल्ली के लिए है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये कह रहा है आपको इफ़ द लेंथ ऑफ ए चैन इज़ फाउंड टू बी शॉर्ट,
ये कह रहा है कि यदि एक चैन की लंबाई को कम शॉर्ट पाया जाता ऑन टेस्टिंग के दौरान, टेस्टिंग कर रहे हो और चैन की लंबाई आपको कम मिल रही है, तो हम फिर उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। अगर आप किसी चैन का टेस्ट कर रहे हो और वो उसकी लंबाई कम मिल रही है आपको, तो उसको हम कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड्स उसके लिंक को अच्छी तरीके से स्ट्रेट करते हैं, खोलते हैं, याद रखोगे। उसके लिंक की स्ट्रेटनिंग की जाती है, लिंक को अच्छी तरीके से ओपन किया जाता है, खोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी। ये कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेप आर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशेंट एक्यूरेसी विद द टेप। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से स्टेप जरूरी हैं आपको हाई एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए टेप के साथ। अगर आप टेप से कोई कार्य कर रहे हो तो आप चाहते हो कि अच्छी एक्यूरेसी हमें मिले, तो कौन से स्टेप फिर आपको यूज़ करने चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये यूज़ तो सभी होंगे, लेकिन इनको ये कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस में बताइए, ठीक है। इनका आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य तो ये है कि जो टेप से हम चैनिंग कार्य कर रहे हैं उसको लाइन के ऊपर जाकर पकड़ते हैं, यानी कि कीपिंग द टेप ऑन द लाइन बीइंग मेजर्ड। मेज़र करते समय टेप को लाइन पर जाकर पकड़ते हैं, ठीक है। जब टेप को पकड़ लेते हैं तो थोड़ा उसको खींचते हैं, कहते हैं ना कि भाई टाइट पकड़, इसको टाइट पकड़ने के लिए हम क्या कहेंगे, कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन ऑन टेप फॉर ईच मेजरमेंट। प्रत्येक मेजरमेंट के लिए हम समान रूप से टेंशन देते हैं उसमें, ठीक है। जब समान रूप से टेंशन दे देंगे फिर हम क्या कहेंगे कि भाई कोई अगर ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप एज नेसेसरी टू कीप द टेप लेवल, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि किसी लेवल पर किसी भी स्लोप पर टेप को ब्रेक देने की ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप पर टेप को ब्रेकिंग दे सकते हैं एज नेसेसरी, यदि ज़रूरत है तो, टू कीप द टेप लेवल को बनाए रखने के लिए। यानी कि जो टेंशन हमने दिया था वो उसमें झोल नहीं पड़ना चाहिए, उसे अगर आपको झोल नहीं पड़ाना है तो आप उसको ब्रेक भी दे सकते हो, ठीक है। और फाइनली फिर हम उसका एक्यूरेसीज के साथ मेजरमेंट कर लेते हैं, कीपिंग एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इज नॉट टू बी 200 मीटर। ये कह रहा है कि एक लाइन की जो ट्रू लेंथ है उसको जाना गया 200 मीटर के साथ, 200 मीटर उसको कहा गया। व्हेन दिस इज मेजर्ड विद ए 20 मीटर टेप, जबकि जब इसे 20 मीटर की टेप से मेजर किया गया था तब है ये बात, ठीक है। जब उसको 20 मीटर की टेप से, मतलब ये है कि किसी भी लाइन की जो सही लंबाई है ना वो 200 मीटर है, लेकिन जब इसे हमने 20 मीटर की टेप से मेजर किया तब ये लेंथ हमें इतनी मिली। तो आप देख रहे हैं यहाँ 0.80 ये मीटर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है करेक्ट लेंथ बताइए 20 मीटर टेप की क्या होगी, 20 मीटर टेप की करेक्ट लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला याद रखोगे, और क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट टेप लेंथ इजकल टू इनकरेक्ट लेंथ इंटू इनकरेक्ट टेप लेंथ, ठीक है फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। या इस फॉर्मूले को हम एक इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी इसी क्वेश्चंस को करेंगे अभी, ये भी इसी फॉर्मूले पर है कि करेक्ट लेंथ इजकल होता है मेजर्ड लेंथ अपॉन नॉमिनल टेप लेंथ इंटू एक्चुअल टेप लेंथ इंटू एक्चुअल टेप लेंथ, मेजर्ड लेंथ अपॉन नॉमिनल टेप लेंथ इंटू एक्चुअल टेप लेंथ। यानी कि मापी गई लंबाई और टेप की नॉमिनल लेंथ क्या थी, मैंने कि जिस पर उसको डिजाइन किया जा रहा था, फिर वास्तविक कितनी है, तो यहाँ से करेक्ट निकल जाएंगे। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो देखो करेक्ट लेंथ वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट आपके पास है, करेक्ट टेप भी आपके पास है, करेक्ट लेंथ भी आपके पास है। तो देखो करेक्ट लेंथ जो हमें दी है, उसने कहा कि करेक्ट लेंथ तो मेरे पास 200 थी, लेकिन वो मेज़र कितनी करके दे रहा है हमें, 200.80 मेज़र करके दे रहा है, यानी कि ये इनकरेक्ट हुई, ठीक है। और ये करेक्ट टेप लेंथ को मैं इसके अपॉन में लेके चला गया 20, इसको मैंने यहाँ से उठाया और मैं इसके अपॉन में ले गया 20,
क्लियर दोस्तों। और इनकरेक्ट लेंथ मेरे पास ये है, तो करेक्ट टेप लेंथ भी उसने दे रखी है, करेक्ट डिस्टेंस भी उसने दे रखी है, इनकरेक्ट भी उसने दे रखी है। तो बच क्या गया हमारे पास, इनकरेक्ट टेप लेंथ, मान लिया एल डैश है, तो ये एल डैश हमें यहाँ से निकालना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसने करेक्ट लेंथ भी आपको दी है, करेक्ट टेप की लेंथ भी आपको दी है, इनकरेक्ट भी आपको दी है, तो बच क्या रहा है, यही तो बच रहा है। तो बस ये फाइंड यहाँ से करना है। तो 19.92 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 500 मीटर। ये कह रहा है कि एक लाइन है जिसकी ट्रू लेंथ 500 मीटर है। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। वैन मेजर्ड बाय ए टेप 20 मीटर, जब इसको 20 मीटर की टेप से मेज़र किया गया, इज़ रिपोर्टेड टू बी 502। ये भी महाराज बढ़ा के दे रहा है। इसने क्या काम करा, इसको 502 मीटर बढ़ा के दे दिया। तो देखो फ्रेंड, 500 भी ट्रू भी दे दी, इनकरेक्ट भी दे दी, और टेप जो नॉमिनल लेंथ है टेप की वो भी दे दी। तो ये कह रहा है कि करेक्ट लेंथ ऑफ टेप, तो टेप की करेक्ट लेंथ बतानी है, यानी कि एक्चुअल लेंथ बतानी है टेप की कितनी होगी। तो देखिएगा इस फॉर्मूले को, ये भी वही फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं। करेक्ट लेंथ बराबर मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड क्या थी, ये इनकरेक्ट वाली, ठीक है, अपॉन नॉमिनल लेंथ और इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप। करेक्ट लेंथ आपको दे रखी है क्वेश्चन में 500 मीटर, आपने ऑप्शन में रख दिया, ठीक है। मेजर्ड भी आपके पास जो माप के दिया उसने 502। नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप, नॉमिनल लेंथ वो जिसके द्वारा हम माप रहे थे 20 मीटर है, और एक्चुअल हम यहाँ से निकाल देंगे, मान लिया एल है। ये सोल्व किया, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखोगे। कुछ अभी न्यूमेरिकल टाइप ही डाल रखे हैं सारे लगभग, देखना आप। ये क्या रहा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 30 मीटर मीट्रिक चैन इज़ फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर शॉर्ट। ये कह रहा है कि एक 30 मीटर की चैन है और उसको 10 सेंटीमीटर शॉर्ट पाया गया। जब उसे हमने यूज़ करना शुरू किया ना, तो वह 10 सेंटीमीटर कम मिल गई, ठीक है, थ्रो ए मेजरमेंट, एक मेजरमेंट के द्वारा। इफ़ द डिस्टेंस मेजर्ड इज़ रिकॉर्डेड एज 300 मीटर, ये यदि वो डिस्टेंस को 300 मीटर उसने रिकॉर्ड किया, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस, तो वास्तविक डिस्टेंस क्या होगी। सेम फॉर्मूला लगने वाला है फ्रेंड्स। देखो 30 मीटर की टेप है, 10 सेंटीमीटर कम पाई गई, 30 की मतलब नॉमिनल भी हमारे पास है, ठीक है, और एक्चुअल का मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना फ्रेंड, एक्चुअल, ये एक्चुअल का मतलब ये कि जब आप यूज़ कर रहे थे उस समय क्या थी। जो 20 मीटर है ये तो डिजाइन वाली है, आपने 20 मीटर की डिजाइन कर रखी थी टेप, लेकिन एक्चुअल वास्तविक समय पर जब मेज़र कर रहे थे वो बढ़ के मिल रही, घट के मिल रही, कैसे भी मिल रही हो, वही वास्तविक होगी। वो कितनी है ये हमें बतानी है, ठीक है। तो ये 30 मीटर कहा ना इसने, तो या तो इसकी होगी बिल्कुल नॉमिनल, 10 सेंटीमीटर ये कम मिल रही, तो कम करने पे जो हमें मिलेगी ना वो होगी हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल, ठीक है, कम करने पे जो मिलेगी। और इतने मीटर की दूरी और रिकॉर्ड कर रहा, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो पूछ रहा है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। ये देखना फॉर्मूला जो लगेगा हमारे पास ये रहा, एक्चुअल डिस्टेंस है वही फॉर्मूला, मेजर्ड लेंथ, नॉमिनल लेंथ और टेप लेंथ, वही फॉर्मूला है ना। तो आपने क्या काम करना है, देखो एक्चुअल तो पूछ ही रहा है, मेजर्ड हमारे पास 300 है, नॉमिनल लेंथ कितनी थी, 30 थी, और ये कह रहा है कि टेप 10 सेंटीमीटर कम है। जब टेप 10 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 30 मीटर तो ये है, 10 सेंटीमीटर कम है, 10 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर दोगे मीटर में आ जाएगी, और उसको माइनस कर दो यहाँ से 0.10, तो ये आ जाएगा 29.9 मीटर आ गया। तो यानी कि ये वाला वैल्यू हमारे पास 29.9 आ गया, हमने यहाँ रख दिया, सोल्व करा, आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया क्वेश्चन। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है, लेंथी है बट ईजी क्वेश्चन है। देखना फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू 10 सेंटीमीटर। एक 20 मीटर की चैन है, ये कह रहा है कि एक 20 मीटर की चैन है, एक 20 मीटर की चैन है और 10 सेंटीमीटर वो लॉन्ग पाई गई, लंबी पाई गई आफ्टर चैनिंग, चैनिंग करने के बाद। और जो चैनिंग करने के बाद इसने लगभग ए डिस्टेंस 200 मीटर,
ये कह रहा है कि 200 मीटर की डिस्टेंस मापने के बाद ये चैन 10 सेंटीमीटर लंबी पाई गई। भाई देखो, जब स्टार्टिंग में आप चैन लेकर आए थे ना, तो उस समय तो कोई एरर नहीं था, आपको तो बस इतना ही पता था हाँ ये 20 सेंटीमीटर की ही है, सॉरी 20 मीटर की ही है, तो कोई एरर नहीं है। तो स्टार्टिंग में एरर कितना था? 0। लास्ट में जब कार्य करके आप हटे तो एरर कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स हम इसका एवरेज एरर निकालते हैं। अभी इस क्वेश्चन को यहीं पर रोको। 200 मीटर की डिस्टेंस माप दी उसने, मेजर्ड कर दी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी, 200 ही थी या कुछ और थी। ठीक है, इसके लिए आप देखो हमारे पास टेप की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 20 मीटर। तो एक्चुअल को हमने मान लिया L, ये 20 मीटर है। L डैश वो होगी जो मतलब कि बढ़कर घटकर जो बछड़ी होगी आपके पास, ये तो नॉमिनल होगी, एक्चुअल अब ये आ जाएगी। इसने कहा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि 20 में 10 बढ़ के मिल रही है, तो इसमें हमने 10 जोड़ दिया तो हमारे पास L डैश निकल गया ये। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितनी मेजर कर रहा है वो? 2000 मीटर। क्लियर। अब हम क्या काम कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से, यहाँ देखो, इसको मत देखना अभी, यहाँ देखो, हम यहाँ पर इसका एवरेज एरर निकाल लेंगे कि स्टार्टिंग में एरर कितना था। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, 20 मीटर, हमें तो 20 का ही पता था, 20 मीटर है तो 20 ही रहेगी, लेकिन कार्य कर देने पर एरर कितना मिल गया? 10। तो ऐसे में उसका एवरेज निकालते हैं, 0 + 10/2, ये आ गया 5 सेंटीमीटर का एवरेज एरर। ये 5 सेंटीमीटर का एवरेज एरर जो आया है, ये किस में आया? ये एरर इसी चैन में तो आया है ना, इसी चैन में। तो आप इस 5 सेंटीमीटर के एरर को इस चैन में जोड़ दोगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल टेप की जो लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगी 20.05 मीटर। ठीक है, इसको मान लिया हमने L डैश। अब ये होगी वास्तविक में L डैश। ठीक है, ये होगी वास्तविक में L डैश। तो यहाँ जब अब देखो तुम्हारे पास L डैश भी मिल गया, आपको L भी मिल गया। फॉर्मूला होता है L डैश अपॉन L इंटू मेजर्ड, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखो। एक्चुअल लेंथ ये वही है फ्रेंड्स जो हमने ऊपर फॉर्मूले लिखे थे ना, ये फॉर्मूले जो लिखे थे यही है। ठीक है, L डैश अपॉन L इंटू मेजर्ड, मेजर्ड को मैं यहाँ लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, तो फॉर्मूला एक ही यही बनता है। तो फॉर्मूला फिर यही बनेगा। इसको देखो L डैश मान रखा है, ये L मान लिया, तो L डैश इसको इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, तो L डैश अपॉन L इंटू मेजर्ड, तो एक ही बात है। आप चाहे ये बोल दो, चाहे ऊपर लिखे वाली भाषा बोल दो। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही बात है। तो L डैश अपॉन L इंटू मेजर्ड, L डैश मेरे पास ये वाला, L मेरे पास 20 मीटर और मेजर्ड ही कर रहा है 2000, तो मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कार्य तो तब है जब ये 2000 मीटर मेजर कर रहा था, इतना कार्य हमने कर दिया। देखो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ये कह रहा है इट वाज फाउंड 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, ये कह रही है कि ये 18 सेंटीमीटर लंबी और पाई गई। बहुत बढ़िया, 18 सेंटीमीटर लंबी पाई गई एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, जब कार्य आफ्टर द चैनिंग ए टोटल डिस्टेंस 4000 मीटर। ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस 4000 मीटर मापने पर दिन के कार्य के अंतिम दिन पर ये 18 सेंटीमीटर और लंबी पाई गई। मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि जब ये डिस्टेंस आप मेज़र कर रहे थे 2 पॉइंट्स के बीच की, ये टोटल डिस्टेंस 4000 मीटर है। स्टार्टिंग में क्या काम करा मालिक ने, यहाँ तक माप दी, बस 2000 मीटर माप के वो रुक गया, यहाँ पे एरर मिल गया उसको इतना। ठीक है, अब वो टोटल डिस्टेंस यानी कि यहाँ से रुके हुए आगे की मेज़र करना शुरू करेगा। अब यहाँ तक एरर कितना था, यहाँ तक तो एरर हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, यहाँ 0 था, यहाँ 10 था। अब लास्ट में जाके कितना एरर मिल गया उसे, यहाँ पे लास्ट में मिल गया 18 सेंटीमीटर मिल गया ना। तो अब हम इतने हिस्से का एरर निकाल लेंगे एवरेज। तो यहाँ पे कितना 10, यहाँ पर कितना 18, तो 10 + 18/2। देखो 10 + 18/2 बराबर 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.14 मीटर। ये 0.14 मीटर किस में मिल रहा है, ये उसी 20 मीटर की टेप में मिल रहा। तो अब इस 0.14 को वापस उसी 20 मीटर की टेप में आप ऐड कर दोगे। ये देखो, तो ये आपके पास L डैश आ गया, L आपका पास 20 मीटर है ये, और मेजर्ड अब कितनी है आगे की, ये टोटल 4000 थी, टोटल कितनी थी 4000 मीटर। ठीक है, पहले दिन उसने यहाँ तक मेज़र कर दी थी 2000 मीटर तक, अब वो आगे की बची भी मेज़र कर रहा है, तो आगे भी कितनी बच गई 2000 तो बच रही होगी, तो हम 4 के बजाय 2000 लिखेंगे 2000, तो वापस उसी फॉर्मूला का यूज़ किया, ये आ गया। लास्ट में हम क्या काम करेंगे, मैंने लिखने रखा है, लास्ट में क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए ये और आपका ये वाला हिस्सा दोनों का ऐड कर दो, टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेना ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, समझ में आई बात। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग,
फॉलोइंग को आपको कंसिडर करना है। ये कुछ डाटा दे रखा है, ये देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। विच ऑफ दीज आर द करेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग एम्प्लॉयड टू द सोल्व प्रॉब्लम ऑफ विजुअल ऑब्स्ट्रक्ट बट द विद चैनिंग फॉइल। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मेथड है रेंजिंग करने का, कब, जब आप सोल्व कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को ऑफ विजन, विजन मतलब दिखाई देना, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा, बट विद चैनिंग। समझो इसकी लैंग्वेज को समझो। ये कह रहा है कि आप रेंजिंग कार्य कर रहे थे और रेंजिंग कार्य उस स्थान पे कर रहे हो जब आपके देखने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, देखने में बाधा हो रही है, यानी कि ये आपका विजिबल नहीं है, अनविजिबल है। इसने विजन ऑब्स्ट्रक्शन लिख दिया ना, तो यानी कि देखने में बाधा आना, तो यानी कि 2 पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो जब 2 पॉइंट आपको दिखाई नहीं देते तो हम कौन कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो लाइन रेंजर है, लाइन रेंजर तो हम तब यूज़ करते हैं जब डायरेक्ट रेंजिंग करनी हो, समझ गया ना। तो इसमें तो हमें सभी पॉइंट दिखाई देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं है। यहाँ फर्स्ट है तो ये तो आपका आंसर नहीं होने का। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लास्ट का देखो, ऑप्टिकल स्क्वायर। स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं होता रेंजिंग में, यानी कि फोर्थ भी नहीं है। तो फोर्थ यहाँ आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी फोर्थ है, ये भी नहीं है। 3 ऑप्शन खत्म हो गया, बच क्या गया अभी, तो यही आंसर का आंसर है। और आप जानते भी हो रेसिप्रोकल रेंजिंग और रैंडम लाइन रेंजिंग का ही हम यूज़ करते हैं जब 2 बाधा के कारण हमें पॉइंट दिखाई ना दे रहे हो। क्लियर फ्रेंड्स। तो क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सैग करेक्शन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ और बाय टेपिंग इज प्रोपोर्शनल टू द। ये कह रहा है कि इसमें आपको सैग करेक्शन का परिमाण बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। कब, जब ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब एक लेंथ का आप मापन कर रहे थे बाय टेपिंग, टेपिंग के द्वारा, ठीक है। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है सैग करेक्शन, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पढ़ा रखा है कि जो सैग करेक्शन है, सैग करेक्शन वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, सैग करेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है W² L अपॉन 24p² होता है डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो आप देखो सैग करेक्शन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल फ्रेंड्स, वेट के स्क्वायर के। तो स्क्वायर ऑफ द वेट ऑफ टेप इन किलोग्राम पर मीटर। क्लियर फ्रेंड्स, स्क्वायर ऑफ वेट ऑफ द टेप इन किलोग्राम पर मीटर। क्लियर। तो यहीं पे फॉर्मूले में आप देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट ऑफ द टेप। लेंथ के बारे में यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, तो लेंथ का भी आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लॉगिंग ऑफ ए चैन रिंग। एक चैन रिंग के क्लॉगिंग में विद मड, मड के साथ, यानी कि एक गारा चिपक जाता है आपकी रिंग पर, ठीक है। तो उस एरर को आप किस रूप में इंट्रोड्यूस करोगे। जो आपके पास चैन रिंग है, चैन के जो छल्ले हैं उन पर गारा लग गया, मिट्टी लग गई है, मिट्टी लगने पर आप उस एरर को क्या नाम दोगे, तो वो केवल आपका फ्रेंड पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कहलाता है, याद रखोगे। पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर होता है उस केस में क्लॉगिंग ऑफ द रिंग। ये वर्ड डायरेक्ट याद रखोगे, क्लॉगिंग ऑफ द रिंग। क्लियर। ये तो आपका ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग करेक्ट डिस्टेंस। करेक्ट डिस्टेंस को मापने के लिए आप एनवर टेप का यूज़ करते हो। एनवर टेप शुड बी यूज बिकॉज, क्यों, ये पूछ रहा है क्यों यूज़ करते थे। करेक्ट डिस्टेंस मापने के लिए आप एनवर टेप का यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो। इसलिए यूज़ करते हैं फ्रेंड क्योंकि उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, यानी कि उसके जो टेप के फैलने की दर है टेम्परेचर के कारण बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम फैलती है, यानी कि एरर आने की संभावना बहुत ही कम है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इट्स थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसका तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये कह रहा है इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ ए वर्नियर, यदि एक वर्नियर की स्मॉलेस्ट डिवीज़न वर्नियर की इज लॉन्ग ग्रेटर है। देखो एक वर्नियर की जो न्यूनतम डिवीज़न है ना वो ज़्यादा है देन द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, इसके प्रारंभिक स्केल से, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की बात कर रहा है।
ये कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल की डिवीज़न है ना वो मेन स्केल से ज़्यादा है। तो कौन सी कंडीशन बनती है वो फ्रेंड्स आपको बता रखा है। डायरेक्ट वर्नियर में आप जानते हो एन वी बराबर n-1 इंटू एस होता है, ठीक है। रेट्रोग्रेड वर्नियर में एन वी बराबर n+1 इंटू एस होता है। तो देखो आप देख रहे हैं यहाँ n+1 ज़्यादा आया ना, एन वी का मान मेन स्केल के एक ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ही कह रहा हो। ये देखो अगर वो स्मॉल बोलता तो -1 यहाँ पर था तो आंसर हो जाता है डायरेक्ट वर्नियर, लेकिन वो ज़्यादा की बात कर रहा है तो n+1 यहाँ पर है, यानी कि आज का आंसर हो जाएगा रेट्रोग्रेड वर्नियर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। नेक्स्ट, चैन सर्वे इज़ रिकमेंडेड व्हेन द एरिया इज। ये कह रहा है कि चैन सर्वे का प्रयोग हम कब करते हैं, जब एरिया आपका कैसा हो, क्राउडेड हो, भीड़ भरा हो, बिल्कुल भी नहीं। अंडुलेशन हो, उबड़ खाबड़ हो, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल एंड फेयरली लेवल हो, सिंपल हो, ठीक है, साफ लेवल हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ढाल वाले पे तो हम करते ही नहीं है, तो सिंपल और फेयर लेवल हो, साफ लेवल हो, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लॉन्ग ऑफसेट इज़ टू बी मेजर्ड मोर देन। ये कह रहा है कि लॉन्ग ऑफसेट को कितने डिस्टेंस के लिए मेजर किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 15 मीटर। 15 मीटर डिस्टेंस के लिए लॉन्ग ऑफसेट मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कौन सा है, तो सिंपल आंसर है होल टू पार्ट। ठीक है, लिखवाया था ना आपको कि सर्वे वर्क होल टू पार्ट नॉट पार्ट टू होल, संपूर्ण से खंड की ओर, ना कि खंड की ओर। तो संपूर्ण से खंड की ओर, बड़े से छोटे की ओर जो करते हैं वो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 1 नॉटिकल मील इज इक्वल। ये लीनियर डिस्टेंस का रेखीय मापन है, एक यूनिट है नॉटिकल मील। ये बराबर होती है फ्रेंड्स 1.82 किलोमीटर के, याद रखोगे। एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेइंग विच आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड ए नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल। नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल के लिए जो सर्वे यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप ऑफ लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया के लिए एक्यूरेट मैप को तैयार करने में नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप ऑफ लार्ज एरिया। ये कह रहा है कि उस सर्वे का नाम बताइए जो नेशनल ग्रिड कंट्रोल के लार्ज एरिया के लिए मैप को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वह सर्वे दोस्तों हमारा कहलाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लान सर्वे बिल्कुल नहीं, जियोग्राफिक सर्वे नहीं, टोपोग्राफिक सर्वे नहीं, जियोडेटिक सर्वे। क्योंकि जियोडेटिक सर्वे हम एक्चुअल सरफेस ऑफ अर्थ के लिए करते हैं जिसमें कर्वेचर भी हमारी ऐड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द स्टैंडर्ड मेट्रिक टेप लेंथ। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी एक स्टैंडर्ड मेट्रिक टेप लेंथ नहीं है। ठीक है, तो आपको बताया था 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20 मीटर, 30 मीटर की लेंथ में आपको मेट्रिक टेप मिलती है, 25 मीटर में नहीं मिलती। तो ये आपकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ये, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच सेलेस्टियल बॉडीज इज सर्वेड। ये कह रहा है कि उस सर्वे का नाम बताना है जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले सर्वे को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सेलेस्टियल सर्वे, हेवन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, नन। तो दोस्तों उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, यानी कि जो सर्वे पूरी तरीके से खगोलीय के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ परफेक्शन। डिग्री ऑफ परफेक्शन कल पढ़ाया था आपको ये। डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट, द मेथड एंड ऑब्जर्वेशन। ये कह रहा है कि जिस मेथड में और या जिस रीडिंग को लेने में आपने डिग्री ऑफ परफेक्शन का यूज़ किया है, यूज़ कर रहे हो, प्राप्त नहीं किया। यूज़ करना अलग चीज़, प्राप्त कर लेना अलग। ठीक है फ्रेंड्स, आपने यूज़ किया है तो यूज़ जिसमें हम कर रहे थे वो था हमारा प्रिसीशन, और जिसमें प्राप्त कर चुके थे वो था हमारा एक्यूरेसी। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आंसर होगा प्रिसीशन। अगर ये कर लेता कि डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव्ड इन इंस्ट्रूमेंट, अचीव आ जाता तो हमारा आंसर हो जाता है एक्यूरेसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए मेजरिंग टेप इज़ टू लॉन्ग एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। ये कह रहा है कि एक मेजरिंग टेप है
वो लॉन्ग है कंपेयर किससे, उसकी स्टैंडर्ड से। मान लो अगर 20 मीटर की टेप थी स्टैंडर्ड, तो उससे फालतू मिल रही है मेजरिंग टेप, तो उस प्रकार के एरर को आप क्या कहोगे, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो इंस्ट्रूमेंट ही तो है ही है, वही तो फालतू और कम मिल रही है, तो इस प्रकार के एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर का नाम देंगे। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरर विच अराइज फ्रॉम इन एक्सपीरियंस आर नो एज। ये कह रहा है कि वह एरर बताइए जो एक्सपीरियंस होने पर भी आता हो, ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस के कारण आपको मिल रहा हो, उसको क्या कहेंगे। तो वो एरर नहीं है, वो तो गलतियाँ कहलाती हैं दोस्तों, ठीक है। तब वो एरर नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मिस्टेक, गलतियाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन एरर अंडर द सेम कंडीशन ऑलवेज बी ऑफ सेम साइज। ये कह रहा है कि वह यदि एरर अंडर द सेम कंडीशन में सेम हमेशा सेम साइज के रहते हैं, तो उनको क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एरर कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहेंगे, क्युमुलेटिव एरर कहेंगे, या बी और सी कोई सा भी हो सकता है। तो दोस्तों बी और सी इनमें से कोई सा भी एरर आपका हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का हमारा सर्वेइंग का इम्पोर्टेंट लेक्चर। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे दिनेश सर के द्वारा, ये उनका व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। कुछ आपको प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो फ्रेंड्स। क्लियर, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। स्टार्ट करेंगे कल कंपास सर्वेइंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल, बाय।